नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत के संविधान से संबंधित वीडियो की सीरीज को। इन वीडियो के अंकों में हम देखेंगे कि भारत के संविधान के विकास से लेकर के अब तक के भारत के संविधान में क्या परिवर्तन हुए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से और एक आम नागरिक के तौर पर हमें जानने आवश्यक होते हैं। इन सारे विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये वीडियो के अंक आप सभी साथियों तक रविवार को रात्रि 8 बजे से 9 बजे के मध्य हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाने सुनिश्चित किए गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से कल इस वीडियो के अंक को हम आप तक नहीं पहुंचा पाए, तो जिसके चलते आज इस वीडियो का अंक आपके सामने लेकर के आए हैं। और आने वाले समय में यह वीडियो का अंक प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे से 9 बजे के मध्य उपलब्ध कराया जाएगा हमारे चैनल पर। हालांकि ये आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा कि आप इस वीडियो के अंकों को सप्ताह के अन्य दिनों भी देखना चाहते हैं या केवल रविवार को ही ये वीडियो का अंक आप देखना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपकी प्रतिक्रियाएं होंगी, आपके सुझाव आएंगे, तो उसके आधार पर आने वाले वीडियो के अंकों को निर्धारित किया जाएगा कि कब कब सप्ताह के किन दिनों तक आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित वीडियो के अंक हमारे चैनल पर आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। और हमारी कोशिश रही है इन वीडियो के अंकों में आप सामान्य अध्ययन से संबंधित किसी भी परीक्षा को देने जाते हो तो उन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो के अंक बनाए गए हैं। भले ही आप एनटीपीसी, आरआरबी, डीएसएसबी की परीक्षा, टीचिंग एग्जाम की परीक्षा, सीटेट, यूटेट की परीक्षा, प्रवक्ता की परीक्षा हो, या प्रदेश में आयोजित की जाने वाली जो यूके ट्रिपल एससी की परीक्षा होती है, यूके पीएससी की परीक्षा होती है, इसके अलावा यूपीएससी की परीक्षा, अन्य जो प्रदेशों में आयोजित की जाने वाली जो लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं को अगर आप देने जाते हैं तो निश्चित ही इससे बाहर प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं। और हमारी कोशिश रही है कि सारी चीज़ों को इन वीडियो के अंकों में शामिल करने की। जो आपकी पॉलिटी के लिए एक रामबाण जो बुक मानी जाती है, लक्ष्मीकांत जी की पॉलिटी, तो वहाँ से संकलित करके विषयों को लिया गया है। और उसके अलावा अन्य स्रोतों से भी यहाँ पर वीडियो के अंकों में जो है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने शामिल करने की कोशिश करी है। और ये वीडियो के अंक प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 बजे से 9 बजे के मध्य आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि एक निश्चित जो समय हमारा रहेगा 8:15, ठीक है, 8:15 में ये वीडियो के अंक हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अलावा वीडियो के अंक आपको पसंद आते हैं तो अपने साथियों से साझा करें। साथ ही हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने की आप कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के। देखिए, भारत में संवैधानिक विकास को जानने से पूर्व हमें थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना आवश्यक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कारण भारत में संवैधानिक विकास यहाँ पर आरंभ होता है। भारत में नियम कानून बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर आरंभ की जाती है। हालांकि इससे पहले भी नियम कानून यहाँ पर बनाए जाते थे, लेकिन उसका कोई लिखित दस्तावेज या कोई एक सुनिश्चित ढंग से यूं कह सकते हैं कि पूरे भारत के क्षेत्र में या एक निश्चित समय क्षेत्र में जो है कि उनका पालन किस तरह से होता था, वो अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर और अलग अलग राजाओं के द्वारा जो उन दौरान शासनकाल था उनके द्वारा तय किया जाता था, न कि किसी एक पर्टिकुलर संस्था के द्वारा। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के पहले। तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और इस दिन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की महारानी थी, साम्राज्ञी जो थी उस दौरान, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट टेलर इनका नाम था, ठीक है, फर्स्ट टेलर जो थी, उनके द्वारा यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार का एक अधिकार दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट टेलर के द्वारा भारत के साथ व्यापार के लिए एकाधिकार घोषणा पत्र दिया गया था 31 दिसंबर 1600 में। और इससे पहले जो भारत में आने वाले अगर व्यापारियों की बात करें या भारत में आने वाले आपके ब्रिटिश थे, उनकी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 1599 में एक सदस्य आया था जिसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, जॉन मिल्डन हॉल नामक व्यक्ति था जो कि सबसे पहले भारत में आया था स्थल मार्ग से 1599 में। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल आता है स्थल मार्ग से। और उसके बाद जो है कि 1608 ईस्वी में आता है विलियम हॉकिंस, जो कि राजदूत बन करके आता है। ठीक है, राजदूत बन करके आता है जेम्स प्रथम का। ठीक है, जेम्स प्रथम का ये राजदूत बन करके आता है और अकबर के नाम का एक पत्र लेकर के आता है। हालांकि अकबर की इससे पहले मृत्यु हो जाती है इसके भारत में पहुंचने से पहले। 1608 में ये भारत में पहुंचता है और सूरत पर ये आता है। कहाँ पर आता है? सूरत के बंदरगाह पर ये उतरता है, गुजरात सूरत के बंदरगाह पर ये
उतरता है, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस, ठीक है। और जो महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का यहाँ पर घोषणा पत्र दिया गया था भारत के साथ एकाधिकार व्यापार के लिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, तो वह 15 वर्ष के लिए मान्यत किया गया था। 15 वर्ष के लिए ये एकाधिकार दिया गया था महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट टेलर के द्वारा। और उसके बाद अगला जो शासक बनता है जिसका दूध बनकर के आया था, जेम्स प्रथम का दूध बनकर के आया था विलियम हॉकिंस। तो जेम्स प्रथम जब राजा बनता है तो जेम्स प्रथम ने इस 15 वर्ष को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया था इस 15 वर्ष को जेम्स प्रथम के द्वारा अनिश्चित काल के लिए समय को यहाँ पर बढ़ा दिया था कंपनी के व्यापार को भारत के साथ एकाधिकार का, ठीक है। और जेम्स प्रथम के ही कहने पर दूध बन करके यहाँ पर विलियम हॉकिंस भारत आया था और भारत के साथ जो है कि व्यापार का जो अधिकार होता था, जो व्यापार की जो एक संधि होती थी उसको करने के लिए अकबर के नाम का ये पत्र लेकर के आया था। हालांकि अकबर की मृत्यु होती है तो 1608 में जब ये भारत पहुंचता तो उस दौरान जो शासक यहाँ पर था जहांगीर यहाँ पर शासक बन गया था। तो जहांगीर से ये मिलता है और जहांगीर से इसने आगरा में यहाँ पर मुलाकात करी थी, ठीक है। जहांगीर से आगरा में मुलाकात करी थी किसने? विलियम हॉकिंस ने। और विलियम हॉकिंस यहाँ पर कुछ समय रहता है और विलियम हॉकिंस को जो जहांगीर था वो उसने जो है कि 400 मनसब का एक मनसबदार भी नियुक्त कर दिया था। और विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने ही इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। अब इसको इंग्लिश खां की उपाधि इसीलिए दी थी क्योंकि इसने जब ये भारत में आया तो जहांगीर से इसने फारसी भाषा में बात करी, फारसी भाषा में बात करी, जो कि उस दौरान जो है कि मुगल काल की जो है कि दरबारी भाषा थी, राज दरबार की भाषा थी फारसी, तो फारसी में बात करी तो इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी गई और 400 का मनसब इसको नियुक्त कर दिया गया। और ये 1611 तक लगभग भारत में रहा था। 1611 में ये भारत में रहा था और इसने जो है कि व्यापार के लिए यहाँ पर जहांगीर से अनुमति मांगी, लेकिन उस दौरान भारत में जो है कि पुर्तगालियों का, ठीक है, पुर्तगालियों का और सूरत के व्यापारियों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, तो जिसके चलते इसको अनुमति यहाँ पर नहीं मिल पाई थी। और इसके चलते ही यहाँ पर 1611 में इन्होंने एक अस्थाई फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में एक स्थायी फैक्ट्री इन्होंने खोली थी। ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है, ठीक है। अस्थाई फैक्ट्री यानी कि ये फैक्ट्री कभी भी उठाई जा सकती है कि एक स्थित सुनिश्चित नहीं था कि यहाँ पर फैक्ट्री खोली जाएगी, यहाँ पर कंपनी यहाँ से व्यापार करेगी, कोई निश्चित नहीं था, अस्थाई था, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी जिसको बोला जाता है। तो उस तरह की फैक्ट्री खोली थी 1611 में। उसके बाद जो कि 1612 की एक घटना होती है। 1612 में स्वाली का युद्ध होता है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य। स्वाली के युद्ध में 1612 में इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था बुरी तरह, और जिसके चलते इन्हें अपनी कंपनी की यहाँ पर स्थापना करने की राह आसान होती है। और 1613 में जहांगीर के द्वारा इन्हें एक स्थायी फैक्ट्री खोलने का अधिकार दे दिया गया। सूरत में इन्होंने पहली अपनी स्थायी फैक्ट्री खोली थी 1613 में। स्वाली के युद्ध के बाद 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी अस्थाई फैक्ट्री यहाँ पर खोली थी, ठीक है। स्थायी फैक्ट्री अब खोली थी और अस्थाई फैक्ट्री कहाँ पर थी? 1611 में खोली थी मसूली पट्टनम में, ठीक है। इसके बाद जो है कि धीरे धीरे इन्होंने अपनी कंपनी खोलना स्थापित करना शुरू कर दिया भारत में अन्य क्षेत्रों में भी। और अगला जो अंग्रेज अधिकारी आता है वह 1615 में आता है। टॉम्स रो भारत में आता है, टॉम्स रो। और टॉम्स रो जो है कि जहांगीर से मिलता है और जहांगीर से ये अजमेर में मिलता है, ठीक है। अजमेर में टॉम्स रो जहांगीर से मुलाकात करता है, जबकि विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर से आगरा में मुलाकात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें आपको नोट डाउन करते हुए चलनी है यहाँ पर, ठीक है। जितनी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं आप अपने स्वयं के लिखे हुए नोट्स बनाएं, अपनी भाषा में नोट्स बनाएं, ताकि आपको समझने में पढ़ने में आसानी हो परीक्षा के दौरान। और अपनी भाषा में आप वीडियो को देखते हुए लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तो इससे ज़्यादा चीज़ें आपको याद होती हैं और ज़्यादा लंबे समय तक ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो है कि रहती हैं। तो के लिए हम इसी कारण हम आपसे कह रहे हैं कि जब भी आप ये वीडियो के अंकों को देखें उनको आप जो है कि नोट डाउन करते हुए चलें, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो 1615 में जो है कि टॉम्स रो आता है जहांगीर से, ये अजमेर में मिलता है और इसके लिए एक घड़ी लेकर के आता है, ठीक है। घड़ी लाता है और एक बग्घी लाता है, घोड़ा गाड़ी जो होती है उसको लेकर के आता है, बग्घी और घड़ी लेकर के आता है। अजमेर में जहांगीर से मुलाकात करता है टॉम्स रो। और टॉम्स रो भी यहाँ पर 1619 तक रहता है। और 1619 में जब यहाँ पर टॉम्स रो जाता है भारत से, तो उस दौरान तक जो अंग्रेजों की कंपनियाँ थी, सूरत में तो 1613 में खुली गई थी, ठीक है। सूरत में यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री खोल ली थी। उसके बाद आगरा में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोल ली थी, ठीक है। अहमदाबाद में, गुजरात में अपनी फैक्ट्री खोल ली थी अहमदाबाद में। और भड़ौच में,
ठीक है। भड़ौच में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली थी, ठीक है। भड़ौच, सूरत हो गया, आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया और भड़ौच हो गया। तो 1619 तक इन 4 जगहों पर जो है कि मुख्य रूप से अंग्रेजों की फैक्ट्री खुल गई थी, जो कि आपके देखेंगे आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच और सूरत में, ठीक है। 1619 तक फैक्ट्रियाँ यहाँ पर खुल गई थी। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है कि अपने व्यापार को बढ़ाया, और व्यापार को बढ़ाते हुए इन्हें देखा कि 1717 में, ठीक है, 1717 में जब जो है कि फारूक सियर था, ठीक है, 1717 में जब फारूक सियर यहाँ पर राजा बना था, मुगल सम्राट बना था 1717 में फारूक सियर, तो फारूक सियर ने अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा व्यापार में रियायत यहाँ पर दे दी थी, ठीक है। व्यापार में रियायत देने के बाद अंग्रेजों की स्थिति और ज़्यादा मजबूत होती चली गई, और इसके चलते अब यहाँ पर अंग्रेजों का संघर्ष भी होना होता है जो यूरोपीय कंपनी थी, जिसमें जो है कि सबसे पहले जो संघर्ष देखते हैं 1759 में जो है कि बेदरा का युद्ध होता है इन अंग्रेजों और डचों के बीच। यहाँ पर बेदरा का युद्ध होता है डचों के बीच, अंग्रेजों और डचों के बीच 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डचों को बुरी तरह से यहाँ पर ये पराजित कर देते हैं और अपने व्यापार के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करते हैं अंग्रेज इस बेदरा के युद्ध से, ठीक है। बेदरा का युद्ध किन दो के बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध। 1759 में यहाँ पर ये बेदरा का युद्ध यहाँ पर हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो है कि अंग्रेजों के साथ अगले वर्ष एक और घटना घटती है, जो कि जो है कि 1760 का समय था, ठीक है। 1700 जो है कि 60 का समय था। 1760 में जो है कि अंग्रेजों का युद्ध होता है, फ्रांसीसियों से युद्ध होता है। 1760 में फ्रांसीसियों से युद्ध होता है, ब्लाडी-वास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? ब्लाडी-वास का युद्ध होता है। कौन सा? ब्लाडी-वास का युद्ध यहाँ पर होता है। ब्लाडी-वास का युद्ध होता है, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य होता है 1760 में। और 1760 में फ्रांसीसियों को ये बुरी तरह से पराजित करते हैं, और उसके बाद जो है कि इनके व्यापार में और ज़्यादा यहाँ पर उन्नति हमें देखने को मिलती है, और इनका जो व्यापारिक क्षेत्र था उसका यहाँ पर विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1760 में जो है कि वो फ्रांसीसियों के साथ इनका ब्लाडी-वास का युद्ध यहाँ पर होता है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर 1757 की एक घटना होती है, ठीक है, 1757 में, ठीक है। 1757 में प्लासी की का युद्ध यहाँ पर होता है 1757 में, और इस प्लासी के युद्ध में जो था वह इनका जो अंग्रेजों का युद्ध होता था, बंगाल का उस दौरान जो नवाब था, बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है। क्या था? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला के साथ इनका युद्ध होता। प्लासी का युद्ध छल से लड़ा गया ये युद्ध था, क्योंकि मीर कासिम को इन्होंने अपनी तरफ यहाँ पर कर लिया था, जो कि इसका संबंधी था सिराजुद्दौला का। तो 23 जून की यह घटना होती है, 23 जून की, ठीक है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, और जिसमें जो है कि अंग्रेजों ने छल से इस युद्ध को जीता हुआ था। सारे पक्ष को, जो इसके सगे संबंधी थे सिराजुद्दौला के, उनको अपनी तरफ कर लिया था। तो सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया था इस युद्ध में। ये जो है कि सिराजुद्दौला बाद में मारा गया था, ठीक है। उसके बाद मीर कासिम यहाँ पर बनता है, उसके साथ भी अंग्रेजों की अनबन होती है। तो आगे जाकर के एक और घटना घटती है, जो कि 22 अक्टूबर की घटना है, ठीक है। 22 अक्टूबर की घटना होती है 1764 में। 1764 में एक और युद्ध होता है, जिसको कहा जाता है बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का ये युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसमें जो है कि जो उस दौरान उत्तर भारत की जो कि एक बड़ी शक्तियां यहाँ पर थी, जिसमें शुजा-उद-दौला, ठीक है, ये शुजा-उद-दौला की बात हो रही है, जो कि अवध का नवाब था, ठीक है। शुजा-उद-दौला और सिराजुद्दौला, सिरा, ठीक है, सिरा और शुजा, आपको ध्यान देना है। सिरा-उद-दौला जो था वो बंगाल का नवाब था, और शुजा-उद-दौला जो था, शुजा, ठीक है, शुजा-उद-दौला आपका था अवध का नवाब। शुजा-उद-दौला के साथ और मीर कासिम के साथ, ठीक है, मीर कासिम हो गया और शाह आलम द्वितीय हो गया। शाह आलम द्वितीय जो आपका उस दौरान जो है कि मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना, 3 बड़ी शक्तियों को अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी रणनीति से यहाँ पर हरा दिया था। ये युद्ध जो है कि एक शौर्य का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद से अंग्रेजों की स्थिति यहाँ पर पूर्ण रूप से मजबूत हो गई थी भारत में। प्लासी के युद्ध से उन्होंने और ज़्यादा अपनी स्थिति मजबूत करी थी, लेकिन जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, उससे अंग्रेजों ने अपनी स्थिति यहाँ पर भारत में बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली थी, व्यापार के क्षेत्र में और प्रशासनिक के क्षेत्र में। और जो है कि 1700 जो है कि 65 में, ठीक है, 1765 में जो है कि एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, शुजा-उद-दौला और शाह आलम के साथ, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ, और जो है कि शुजा-उद-दौला जो अवध का नवाब था, इनके मध्य और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के मध्य एक संधि होती है 1765 में।
1765 में संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि के चलते अंग्रेजों को यहाँ पर अंग्रेजों को जो है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, ठीक है, बिहार का, ठीक है, बिहार का, बंगाल का और उड़ीसा की, ठीक है, उड़ीसा की यहाँ पर दीवानी मिल जाती है। राजस्व अधिकार यहाँ पर मिल जाते हैं। कर वहाँ पर से जो भी राजस्व एकत्र करना था, जो भी कर एकत्र करना था, वो अंग्रेजों को यहाँ पर ये अधिकार मिल जाता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अब अंग्रेजों को दी जाती है। इस बक्सर के युद्ध के बाद से 1700 जो आपका 1700 जो है कि 65 में जो आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद से अब यहाँ पर कंपनी का व्यापार बढ़ने लगा था। कंपनी के जो लोग थे वो ये बहुत ज़्यादा पैसा भारत से कमाने लगे थे, उपहार लेने लगे थे राजाओं से, और जो है कि कंपनी जिसके चलते अब यहाँ पर नुकसान पर जाने लगी थी। और इसी नुकसान के को देखते हुए यहाँ पर एक ब्रिटिश की संसद में एक गुप्त समिति लाई गई थी, जिस समिति ने जो 1772 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। और उसी 1772 की रिपोर्ट के चलते 1773 का रेगुलेटिव एक्ट आता है, और जिसके तहत देश में पहली बार कानून बनाने की दिशा में काम होता है। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा अपनी कंपनी के लिए और अपने शासन क्षेत्र जो इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो इन्हें दीवानी मिली थी, उस क्षेत्र में कानून बनाने की दिशा में कार्य होता है इस रेगुलेटिव एक्ट से। और ये रेगुलेटिव एक्ट आता है कंपनी को जो नुकसान हो रहा था बक्सर के युद्ध के बाद, जब लगातार कंपनी का विस्तार यहाँ पर होते जा रहा था लेकिन कंपनी को नुकसान हो रहा था, उस कंपनी का पता लगाने के लिए गुप्त समिति, उस नुकसान का पता लगाने के लिए कि क्या घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, तो गुप्त समिति यहाँ पर बनाई गई थी लंदन के जो संसद थी, ब्रिटेन की जो संसद थी उसमें। और उसने अपनी रिपोर्ट 1772 में दी थी, और 1772 की रिपोर्ट के आधार पर ही रेगुलेटिव एक्ट यहाँ पर लाया जाता है, ठीक है। बात करेंगे अब यहाँ पर से जो संवैधानिक विकास की बात होती है, वह सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। देखिए 1773 में जो रेगुलेटिव एक्ट आया था, उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो भी यहाँ पर कंपनी का जो नियमन है, जो नियंत्रण है, वह है उसकी दिशा में यहाँ पर कदम उठाया गया था। कंपनी के नियमन और नियंत्रण की दिशा में पहली बार यहाँ पर क्या उठाया गया था, कदम यहाँ पर उठाया गया था। और कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को यहाँ पर क्या दिया गया था, मान्यता यहाँ पर दी गई थी, ठीक है। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को यहाँ पर मान्यता दी गई थी इस रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा, क्योंकि हम देखते हैं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यहाँ पर अंग्रेजों को मिल जाती है इलाहाबाद की संधि के द्वारा। तो इसीलिए कंपनी को जो भी प्रशासनिक कार्य थे, जो राजनीतिक कार्य थे, उनका भी यहाँ पर मान्यता दी गई। और कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कंपनी के कार्यों की देखभाल करने के लिए इस रेगुलेटिव एक्ट को लाया गया था। और इसके चलते जो है कि केंद्रीय प्रशासन की यहाँ पर नींव रखी जाती है। केंद्रीय प्रशासन मतलब कि एक जो है कि सेंटर होगा बीच में, उसके द्वारा सारी चीज़ों का क्रियान्वयन यहाँ पर किया जाएगा, जिसके चलते जो बंगाल का यहाँ पर गवर्नर था, वह अब गवर्नर जनरल बन गया था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जो था वह अब यहाँ पर क्या बन गया था, गवर्नर जनरल यहाँ पर बन गया था बंगाल का गवर्नर, ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग जो था वो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर था बंगाल का, अंतिम गवर्नर था बंगाल का वारेन हेस्टिंग, और पहला गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग बंगाल का, ठीक है। और इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, ठीक है। एक 4 सदस्यीय परिषद का यहाँ पर गठन किया गया था इस जो है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, ताकि ये अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर सके। तो 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसमें जो है कि जो पहला सदस्य था जिसका नाम था फ्रांसिस, ठीक है, फ्रांसिस पहला सदस्य था जो कि वारेन हेस्टिंग का विरोधी यहाँ पर था। दूसरा सदस्य था बारबेल, ठीक है, बारबेल था, ये फ्रांसीसी का जो ये फ्रांसीसी के विरोधी था। तो लेकिन ये जो वारेन हेस्टिंग था उसका क्या था, समर्थक था। बारबेल जो था वो वारेन हेस्टिंग का समर्थक यहाँ पर था, और फ्रांसिस जो था वह यहाँ पर वारेन हेस्टिंग का विरोधी था। और 2 अन्य जो सदस्य थे, एक का नाम था मानसन, ठीक है, एक का नाम था मानसन और दूसरा का नाम था क्लेबरिंग, ठीक है। क्लेबरिंग और मानसन जो है कि 2 अन्य सदस्य थे, मानसन हो गया, क्लेबरिंग हो गया, ठीक है, कलेबरिंग, ठीक है, कलेबरिंग और मानसन 2 अन्य सदस्य थे जो कि न्यूट्रल थे। ये दोनों, जो सही होता था सही कहते थे, जो गलत होता था वो गलत कहते थे। और जो फ्रांसिस था, और वह जो वारेन हेस्टिंग का विरोधी था, और जो बारबेल था वो वारेन हेस्टिंग का पूर्ण रूप से समर्थक था, ठीक है। तो उनकी हाँ में हाँ मिलाता था, एक जो है कि एक अगर अच्छी बात भी है तो उसको नकारता था, गलत बात है तो ठीक है उसको तो नकारेगा ही नकारेगा। तो इसके चलते यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें भी अब यहाँ पर सामने आने लगी थी। और इस रेगुलेटिव एक्ट के चलते
क्या चीज़ यहाँ पर हुई थी, जो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी उनको जो है कि बंगाल के अधीन यहाँ पर कर दिया गया। इससे पहले ये अलग हुआ करती थी। मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, जो यहाँ के गवर्नर था, उसको जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल इन मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के या मद्रास के गवर्नरों पर जो है कि अपना नियंत्रण स्थापित कर सका था इसके द्वारा। और सन 1774 में एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसी रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है 1774 में कलकत्ता में। और जिसके मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर थे, पहले एलिजा एम्पे थे, और एलिजा एम्पे के साथ 3 अन्य न्यायाधीशों को भी यहाँ पर नियुक्त किया गया था, ताकि न्यायाधीश की जो है कि मुख्य न्यायाधीश की सहायता कर सकें, जिसमें जो है कि चैम्बर्स, हाइड और जो है कि ली मेस्टर 3 अन्य सदस्य थे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसमें कितने न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश सहित? तो 4 यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश सहित सदस्य थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, और उनके साथ जो अन्य 3 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, हाइट और ली मेस्टर यहाँ पर थे। ठीक है, और निजी व्यापार तथा कंपनी के उपहार जो लेने की प्रवृत्ति थी, जो कंपनी के सदस्य जो उपहार लेते थे और निजी व्यापार जो कर रहे थे, कंपनी की आड़ में अपना अपना व्यापार जो चला रहे थे, जो कंपनी के सदस्य थे, तो उस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा। ठीक है, निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इस रेगुलेटिव एक्ट के चलते। 24 सदस्यीय एक संचालक मंडल की स्थापना यहाँ पर की जाती है, और इन सदस्यों का कार्यकाल होता था 4 वर्ष का। 4 वर्ष के लिए 24 सदस्यों का जो है कि संचालन मंडल के रूप में यहाँ पर बनाया गया था, जो कि यहाँ पर कंपनी के कार्यों को संपादित करने का कार्य करते थे। ठीक है, इनका कार्यकाल होता था 4 वर्ष का। और इसके अलावा यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो प्रशासनिक बॉडी थी उसका गठन यहाँ पर किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी प्रशासनिक बॉडी का गठन किया गया था, और जिसके माध्यम से राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी जो मामले थे उनकी जानकारी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को, यानी कि जो ब्रिटिश संसद थी उसको यहाँ पर देने का कार्य यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश संसद को यह पहुँचाने का कार्य करता था, जो भी यहाँ पर राजस्व संबंधी, नागरिक और सैन्य संबंधी जो यहाँ पर मामले होते थे, उन सभी की सूचना ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो प्रशासनिक बॉडी थी वह पहुँचाने का कार्य करती थी लंदन संसद में, या ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश क्राउन को ये सूचनाएं देती थी। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा जो कंपनी थी उसके जो है कि प्रशासनिक कार्यों पर और राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण की दिशा में पहली बार कदम उठाया गया था, और गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, और इसी के रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें 4 न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश के साथ, जो है कि एलिजा एम्पे जो है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश रहे थे। कंपनी के जो सदस्य थे उनके जो है कि निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने पर यहाँ पर क्या लगा दिया गया था? प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर इसमें महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। अगला एक्ट जो हमारा है वह है पिट्स एक्ट, 1784 का पिट्स एक्ट है। पिट्स जो था उस दौरान जो है कि ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पिट्स, तो उसी के समय पर ये पिट्स एक्ट आया था, तो जिसके चलते इसको 1784 का पिट्स एक्ट नाम से जाना जाता है। ये पिट्स एक्ट जो था वो रेगुलेटिव एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए आया था। ठीक है, हालांकि जो रेगुलेटिव एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए आया था, 1781 में जो है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। ठीक है, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, तो उसमें कुछ बातें यहाँ पर कही गई थी जो कि 1784 का जो पिट्स एक्ट था उसके द्वारा यहाँ पर उनको क्रियान्वित किया गया था, उनको लागू किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कहा गया यह बातें स्पष्ट की गई थी, जो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है और गवर्नर जनरल का जो अधिकार क्षेत्र है उनको यहाँ पर परिभाषित किया गया। सीमित अधिकार क्षेत्र यहाँ पर जिनके थे उनको यहाँ पर परिभाषित करने का कार्य किया गया था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो गवर्नर जनरल था उसके सदस्य की संख्या यहाँ पर 4 थी। एक 4 सदस्यीय परिषद यहाँ पर बनाई गई थी उसकी सहायता के लिए, जिसमें जो कि फ्रांसिस और जो बारबेल थे, एक विरोधी था और एक समर्थक था, मानसन और जो है कि वहाँ पर क्लेबरिंग जो 2 अन्य सदस्य थे वो न्यूट्रल थे। तो जिसके चलते यहाँ पर गवर्नर जनरल को कार्य करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसी को दूर करने के लिए, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित किया गया, गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित किया गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद
थी उसके अधिकार क्षेत्रों को यहाँ पर जो है कि परिभाषित यहाँ पर करने का कार्य किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह बात भी यहाँ पर कही गई थी कि जो भी कानून भारत में बनाए जाएंगे जिनका क्रियान्वयन भारत में किया जाएगा तो वह भारतीय सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर कानून बनाए जाएंगे उनका क्रियान्वयन किया जाएगा तो वह भारतीय जो सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको ध्यान में रखते हुए सारे कानूनों का निर्माण किया जाएगा, ऐसा कहा गया था इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। ठीक है, और जो पिट्स एक्ट था 1784 का, तो वह जो है कि इसी एक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो इसकी विशेषताएं प्रमुख रही थी, क्रियान्वित किया गया था इसको 1784 में, लेकिन जो बातें यहाँ पर कही गई थी वो 1781 में आई थी। ठीक है, और कुछ बातें उस दौरान इसमें जो है कि शामिल की गई थी, कुछ जो है कि जो बातें थी वो पिट्स एक्ट में शामिल की गई थी। और पिट्स एक्ट के जो बातें यहाँ पर रही थी मुख्य रूप से, इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्य जो थे कंपनी के उनको यहाँ पर पृथक किया गया था। ठीक है, राजनीतिक और जो आपके व्यापारिक जो कार्य थे उनको यहाँ पर अलग करने का कार्य किया गया था इस पिट्स एक्ट के द्वारा। 1784 के पिट्स एक्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे और व्यापारिक कार्य थे। राजनीतिक कार्य किस लिए कि हमने कहा था कि जो आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके चलते यहाँ पर कंपनी को बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी मिल गई थी, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उसने कदम रख दिया था और व्यापार तो वो करते आ रही थी, तो व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। और यहाँ पर जो निदेशक मंडल की स्थापना की गई और निदेशक मंडल को जिम्मेदारी दी गई कि वो केवल व्यापारिक कार्यों का संचालन करेगा। और नियंत्रण बोर्ड की एक अन्य बोर्ड की स्थापना की गई, नियंत्रण बोर्ड या जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं या कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के द्वारा राजनीतिक कार्य को यहाँ पर करना सुनिश्चित किया गया था। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड यहाँ पर राजनीतिक कार्यों को करेगा और जो निदेशक मंडल था वह आपके व्यापारिक कार्यों को करेगा, ऐसा सुनिश्चित किया गया था इस पिट्स एक्ट में। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर आरंभ की जाती है। द्वैध शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है, माना कि कोई राजा है और राजा के केवल नाम मात्र का राजा है, उसको ना राजस्व वसूलने का अधिकार है, न जो है कि अपनी सेना को के बारे में जो भी प्रावधान है नियम कानून बनाने का अधिकार है, किसी भी तरह का अधिकार उसको नहीं होगा। केवल वह एक नाम गद्दी पर सिंहासन होगा, लेकिन राज की जो कार्य होगा वह कोई दूसरा व्यक्ति करेगा, तो वह दैव्य शासन प्रणाली कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों को यहाँ पर देखेंगे कि आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व जो यहाँ पर था, राजस्व वसूलने का दीवानी यहाँ पर मिल गई थी, राजस्व वसूलने का अधिकार उनको मिल गया था। लेकिन जो शाह आलम द्वितीय था वह केवल यहाँ पर नाम मात्र का राजा था, वह किसी भी तरह से यहाँ पर राजस्व वसूल नहीं करता था, तो वही द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पर लागू की जाती है। ठीक है, कंपनी के क्षेत्र जो था जिसमें बंगाल, उड़ीसा, बिहार के क्षेत्र के साथ अन्य जो क्षेत्र थे उनको पहली बार यहाँ पर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र यहाँ पर माना गया था। ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र यहाँ पर कब माना गया है, जब जो है कि पहली बार माना जाता है जब पिट्स एक्ट आया था 1784 का, उसमें कहा गया था कि जो भी कंपनी के क्षेत्र हैं वह अब ब्रिटिश के अधिकृत क्षेत्र होंगे, ब्रिटिश के अंतर्गत वह सारे क्षेत्र आएंगे जो कंपनी के अंतर्गत क्षेत्र हैं जहाँ पर कंपनी अपना व्यापार कर रही है। ये ऐसी प्रावधान किया गया था पिट्स एक्ट 1784 में। ठीक है, और उसके बाद जो है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार का जो है कि भारत में कंपनी के कार्यों पर जो है कि पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में यहाँ पर कदम उठाया गया था। कंपनी के कार्यों की जो है कि पूरी रूप से जो भी कंपनी कार्य करती थी उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड जो था वह यहाँ पर ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश राजा को दिया जाता था। तो एक तरह से देख सकते हैं कि प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया था पूर्ण तरीके से। ठीक है, और परिषद के जो 4 सदस्य यहाँ पर थे, गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य इससे पहले थे उनकी संख्या घटा करके 3 यहाँ पर कर दी जाती है, ताकि जो है कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है वो अच्छे ढंग से कार्य कर सके, गवर्नर जनरल जो है वो अपना कार्य अच्छे ढंग से कर सके। तो 4 सदस्यों में से घटा करके 3 सदस्य यहाँ पर कर दिए गए थे परिषद के। और नियंत्रण बोर्ड के जो 6 सदस्य थे, ठीक है, उन 6 सदस्यों में से एक वित्त और विदेश सचिव के अलावा 4 जो सदस्य यहाँ पर थे उनको जो है कि प्रीवी परिषद से चुना जाना यहाँ पर तय किया गया था। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत जो 6 सदस्य थे उन 6 सदस्यों में से वित्त का सदस्य हो गया और विदेश सचिव का जो सदस्य हो गया, और इनको और जो अन्य 4 सदस्य थे उन सभी को यहाँ पर प्रीवी जो परिषद थी यानी कि जो ब्रिटेन की परिषद थी उससे यहाँ पर चुना जाना यहाँ पर निश्चित किया गया था कि ये जो है कि इनके द्वारा चुने जाएंगे प्रीवी परिषद के द्वारा इनको चुना जाएगा। ठीक है, जो नियंत्रण बोर्ड के 6 सदस्य थे उनमें जो है कि वित्त और विदेश सचिव के सदस्यों को भी इसी से चुना जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। अगला एक्ट जो हमारा है यहाँ पर आप देखेंगे 1786 का
चार्टर एक्ट आता है और 1793 का चार्टर एक्ट आता है और 1813 का चार्टर एक्ट आता है। तीन के तीन एक्टों में जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला जो एक्ट है 1786 का चार्टर एक्ट। 1786 के चार्टर एक्ट में जो यहाँ पर गवर्नर जनरल था उसको सैन्य अधिकार भी दिए गए थे। मुख्य सेनापति की शक्ति यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। मुख्य सेनापति की शक्ति गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा दी जाती है? तो चार्टर एक्ट 1786 के द्वारा यहाँ पर दी जाती है। और विशेष परिस्थितियों में वीटो शक्ति का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकता था इस एक्ट के द्वारा। 1786 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि जो गवर्नर जनरल है वो विशेष परिस्थितियों में वीटो शक्ति का प्रयोग यहाँ पर कर सकता है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया था। उसके बाद जो है कि 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट में कहा गया था कि जो भी आपके नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं उनका वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इससे पहले जो है कि ब्रिटेन के राजस्व से यहाँ पर दिया जाता था। ब्रिटेन के द्वारा इन नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन दिया जाता था। लेकिन अब ये निर्णय लिया गया था कि इस 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया था कि जो भी भारतीय राजस्व है, जहाँ जो भी भारत से इनकम हो रही है, जो भारत से आय प्राप्त होती है, उसी आय में से, उसी पैसे में से अब इनका वेतन दिया जाएगा। नियंत्रण मंडल यानी कि जो नियंत्रण बोर्ड था उसके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ऐसा निश्चित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के को जो है कि सभी नियमों की व्याख्या करने का यहाँ पर अधिकार यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के सभी नियमों का जो भी नियम कानून बनाए गए थे उन सभी की व्याख्या यहाँ पर करने को कहा गया था। उच्चतम न्यायालय को कहा गया था कि जो भी नियम कंपनी बनाएगी, जो भी यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे तो उनकी व्याख्या यहाँ पर करेगा आपका उच्चतम न्यायालय, जो कि 1774 में यहाँ पर स्थापित किया गया था कलकत्ता में, ठीक है, रेगुलेटिव एक्ट के अंतर्गत। और कंपनी का जो व्यापार था, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, उसको 20 वर्ष के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया था इस 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1793 के, माफ़ कीजिएगा, 1793 के जो है चार्टर एक्ट के द्वारा यहाँ पर कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया कि ब्रिटेन की केवल एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर व्यापार करेगी, भारत के साथ अन्य कोई कंपनी व्यापार नहीं करेगी। तो 20 वर्ष के लिए फिर से इसको बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला जो एक्ट आता है वो 1813 का चार्टर एक्ट आता है। और इस 1813 के चार्टर एक्ट में यहाँ पर जो बातें कही गई थी वह यहाँ पर कहा गया था कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था, बशर्ते चाय और चीन के साथ, चीन देश के साथ और चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो कंपनी का बरकरार रहा। और लेकिन अन्य जो क्षेत्रों में व्यापारिक एकाधिकार था, मसाले के क्षेत्र में हो, वस्त्र के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जो भी व्यापार का एकाधिकार था कंपनी का, वह 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और 1813 के एक्ट के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया गया कि जो ईसाई मिशनरियाँ हैं, जो मिशनरी हैं, वह भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति यहाँ पर दे दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1813 के चार्टर एक्ट में एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर थी कि शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाने यहाँ पर तय किया गया था। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट में जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो सारी महत्वपूर्ण है। एक तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति दी गई थी। साथ ही भारत में जो शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। और 1793 का जो चार्टर एक्ट में जो महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर थी, निदेशक मंडल के जो भी कंपनी के अधिकारी थे उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना यहाँ पर तय किया गया था। और उच्चतम न्यायालय सारे नियमों की व्याख्या करेगा, सारे नियम कानूनों की व्याख्या करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। और कंपनी का एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और 1786 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि जो भी गवर्नर जनरल है वह वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है विशेष परिस्थितियों में। और जो है कि उसको मुख्य सेनापति का शक्तियाँ यहाँ पर दी गई थी, यानी कि सैन्य शक्तियाँ उसको दे दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। अब बढ़ते हैं अगले एक्ट की तरफ। अगला एक्ट हमारा है 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1833 का चार्टर एक्ट का जो महत्वपूर्ण जो अस्तित्व रहा था
कह सकते हैं कि ये जो है कि केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक अधिनियम रहा था, यानी कि जो केंद्रीकरण था प्रशासन का उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण अधिनियम यह माना जाता है 1833 का चार्टर एक्ट। और इसमें कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। अब चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, तो उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। अब यहाँ पर ब्रिटेन की कोई सी भी कंपनी, कोई सा भी व्यक्ति भारत में आकर के व्यापार कर सकता है और भारत में रह सकता है, भारत में ज़मीन खरीद सकता है। ये सारे अधिकार यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा दिए गए थे कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार कर सकता है, भारत में ज़मीन खरीद सकता है और भारत में वो निवास कर सकता है। इसके अलावा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो है भारत का गवर्नर जनरल अब बन गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कि अंग्रेजी जो क्षेत्र थे वो बहुत बड़े भाग में यहाँ पर फैल गया था, बहुत बड़े क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया था। उत्तर प्रदेश, मैसूर, यहाँ तक पंजाब तक के क्षेत्रों को यहाँ पर इन्होंने जीतना शुरू कर दिया था। यहाँ तक के क्षेत्र शामिल हो गए थे, उत्तर प्रदेश तक के क्षेत्र पूरी तरह इस अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आ गए थे। तो इसीलिए जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल अब बना दिया गया था। और पहला जो गवर्नर जनरल बना था भारत का वह विलियम बेटिक बना था। ठीक है, कौन बना था? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था विलियम बेटिक। और इस चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, जो गवर्नर थे, उनकी शक्तियों को यहाँ पर छीन लिया गया था। अब गवर्नर जनरल के द्वारा ही सारा कार्य किया जाना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था विलियम बेटिक के द्वारा, जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और मद्रास और बम्बई की जो गवर्नर थे उनसे विधायी शक्तियाँ, कानून बनाने की जो शक्तियाँ थी अपने अपने क्षेत्रों में, उसको यहाँ पर अब छीन लिया जाता है। कब? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, पहले बने हुए कानून इस दौरान जो नियामक कानून कहलाने लगे थे और अब जो नए कानून बनेंगे उनको अधिनियम कहा जाने लगा था। ठीक है, अब नए बनने वाले कानूनों को अधिनियम कहा जाने लगा और जो इससे पहले के जो कानून बने थे उनको नियामक कानून कहा जाने लगा था। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे और कंपनी को केवल प्रशासनिक कार्य यहाँ पर दिए गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था और कंपनी को अब व्यापार की अनुमति नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्य करने की अनुमति दी गई थी। कहा था कि कंपनी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में प्रशासनिक कार्य को करेगी, व्यापार के जो भी उसके अधिकार हैं वो समाप्त किए जाते हैं। भारत में केवल वो प्रशासन करेगी, अंग्रेजी क्षेत्रों का विस्तार करेगी, वहाँ से राजस्व इकट्ठा करेगी, प्रशासन पद्धति वहाँ पर अपने जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उनको यहाँ पर करेगी। ठीक है, और अन्य व्यापारिक कार्य जो है कि अन्य लोगों के द्वारा किया जाना यहाँ पर तय किया गया था। कंपनी केवल प्रशासनिक कार्य करेगी। 1833 के चार्टर एक्ट में ये बात कही गई थी। ठीक है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का यहाँ पर प्रयास किया गया था। इस अभी तक जो है कि क्या हो रहा था कि सिविल सेवकों के केवल जो भी कंपनी में जिन लोगों की पहचान थी, जो उच्च उच्च पदों पर नियुक्त थे, तो उनके सगे संबंधियों या उनके ही घराने के लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। तो अब इस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया था कि अब सिविल सेवकों के लिए यहाँ पर खुली प्रतियोगिता की जाएगी, परीक्षा यहाँ पर कराई जाएगी। ठीक है, हालांकि भारतीय लोगों को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। भारतीयों के लिए अभी सिविल सेवकों के द्वार नहीं खुले थे, यानी कि जो IAS वर्तमान में देखते हैं उस पद के लिए भारतीयों के द्वार नहीं, भारतीयों को अनुमति नहीं थी इस परीक्षा में भाग लेने की। लेकिन अन्य जो ब्रिटेन के लोग थे, अब यहाँ पर ब्रिटेन का आम नागरिक भी, आम सदस्य भी जो है इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता था, इस परीक्षा में बैठ सकता था सिविल सेवक में। इससे पहले क्या था कि जो भी सिविल सेवक अधिकारी थे वह केवल जो उच्च पदों पर अधिकारी जो सदस्य थे उनके सगे संबंधियों को ही वहाँ पर नियुक्त किया जाता था। अब परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाने लगी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर थी, इस चार्टर एक्ट में कहा गया था कि जो भी भारतीय हैं उनको कंपनी में पद दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर था, जो कि प्रशासनिक जो गवर्नर बॉडी थी, प्रशासनिक जो बॉडी थी, उसने यहाँ पर विरोध करा कि भारतीयों को यहाँ पर किसी भी तरह का पद यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो जिसके चलते यह प्रावधान लागू न हो सका कि भारतीयों को भी कंपनी में पद दिया जाएगा। यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। हालांकि यह प्रावधान किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में कि भारतीयों को भी कंपनी में पद दिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो प्रशासनिक बॉडी थी, जो गवर्नर जो बॉडी थी, उसने विरोध कर दिया, जिसके चलते ये एक्ट, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक नया सदस्य यहाँ पर जोड़ा गया था और यह चौथा सदस्य था विधि सदस्य। ठीक है, पूछा जाएगा विधि सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में कब जोड़ा गया, किस एक्ट के द्वारा जोड़ा गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस सदस्य को यहाँ पर जोड़ा गया था, इस विधि सदस्य को जोड़ा गया था गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक है, चलिए अब
बात करते हैं अगले एक्ट की तरफ। जो भी इस एक्ट में चीज़ें थी आपको ध्यान देनी है। एक तो चौथा सदस्य यहाँ पर जोड़ा गया था गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है, जो कि वित्त सदस्य था, और कंपनी के जो कि सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त करके प्रशासनिक अधिकार उसको दे दिए गए थे। और मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियाँ यहाँ पर छीन ली गई थी, ठीक है। साथ ही जो है कि भारत में ब्रिटेन के अन्य लोगों को व्यापार करने, जमीन खरीदने और रहने की यहाँ पर अनुमति दी गई थी। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान देना है। बढ़ेंगे अगले एक्ट की तरफ। अगला जो एक्ट हमारा है 1853 का चार्टर एक्ट है, अंतिम चार्टर एक्ट था ये। और इसके बाद जो है कि अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के नाम से जो है कि एक्ट आने लगे थे। चार्टर एक्ट के रूप में अंतिम चार्टर एक्ट था। और पहला जो चार्टर एक्ट की अगर बात करें तो 1786 का चार्टर एक्ट आता है, 1793 का चार्टर एक्ट आता है, और जो है कि 1813 का चार्टर एक्ट आता है, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, ठीक है, और 1853 का चार्टर एक्ट आता है। कुल मिला के पांच जो है प्रमुख रूप से चार्टर एक्ट आते हैं। 1786 का, 1793 का, 1813 का, 1833 का और 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, ये चार्टर एक्ट रहे थे। और इस चार्टर एक्ट की अगर बात करें 1853 के चार्टर एक्ट में जो है कि ये एक अंतिम चार्टर एक्ट की श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था। और इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक जो कार्य थे उनको यहाँ पर अलग किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गवर्नर जनरल की परिषद से विधायी और प्रशासनिक कार्य, कानून बनाने संबंधी कार्य और प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन जो कार्य थे उनको यहाँ पर अलग करने का कार्य किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा स्थानीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासनिक जो स्थानीय जो प्रतिनिधित्व थे उनको यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था। उनको भी यहाँ पर चुना जाने लगा था केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है। पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व कब दिया जाने लगा था, तो ये 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा दिया जाने लगा था केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को। और गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और प्रशासनिक कार्यों को यहाँ पर अलग किया गया था। भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए एक विधानमंडल बनाया जाएगा, जिसके चलते हम देखते हैं कि प्रशासनिक और जो विधायी कार्य थे वो यहाँ पर अलग किए जाते हैं, क्योंकि विधानमंडल बनाना यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था। और जो विधान परिषद थी उसमें 12 सदस्य और जो निदेशक मंडल थे उसमें 24 सदस्य थे, तो उन 24 सदस्यों की संख्या को घटा करके यहाँ पर 18 कर दिया गया, ठीक है। विधान परिषद में कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। और इन्हीं 12 सदस्यों में से जो है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर अब दिया जाने लगा था इन 12 सदस्यों में। और जो आपके निदेशक मंडल था, निदेशक मंडल में जो है कि 24 सदस्य थे, उन 24 सदस्यों की संख्या को घटा करके यहाँ पर अब 18 कर दिया गया था। और सिविल सेवकों के लिए यहाँ पर अब खुली प्रतियोगिता आरंभ की गई थी। और इससे पहले 1833 के चार्टर एक्ट में हमने कहा था कि खुली प्रतियोगिता पर विचार किया जाने लगा था। हालांकि भारतीयों के लिए वो यहाँ पर नहीं खुला था, लेकिन जो है कि एक मैकाले की समिति आती है, मैकाले समिति 1854 में, और इस समिति के आधार पर भारतीयों को भी यहाँ पर सिविल सेवकों की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते थे भारतीय लोग इस मैकाले समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। और भारतीयों के लिए सिविल सेवा की परीक्षाओं के द्वार कब खुले थे, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह नियम बनाया गया था कि भारतीय लोग भी इन सिविल सेवकों की परीक्षा में भाग ले सकते हैं, सिविल सेवक की परीक्षा दे सकते हैं, IAS की परीक्षा दे सकते हैं भारतीय लोग भी। 1853 के चार्टर एक्ट में ये बात यहाँ पर कही गई थी। और गवर्नर जनरल परिषद के जो 6 सदस्य थे उनमें से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल से, मद्रास से, बंबई से और आगरा से यहाँ पर किया जाना सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। कहाँ से किया गया था, तो जो 6 सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में, इससे पहले 4 सदस्य थे, विधि सदस्य को यहाँ पर जोड़ा गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और उसके बाद 6 सदस्य यहाँ पर किए गए थे। और 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों का चुनाव किया जाने लगा था, जो कि बंगाल से चुनते थे, मद्रास से चुना जाता था, बम्बई से चुना जाता था और आगरा से चुना जाता था, ठीक है। आगरा, मद्रास, बम्बई और बंगाल से 4 सदस्यों का चुनाव किया जाना प्रारंभ किया गया था चार्टर एक्ट
1953 के द्वारा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर इस एक्ट में महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। गवर्नर जनरल की परिषद के छः सदस्यों में से 4 सदस्यों का चुनाव किया जाने लगा था, जो कि बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से था। और खुली प्रतियोगिता यहाँ पर सिविल सेवकों के लिए आयोजित की जाने लगी, जिसमें भारतीयों को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। और जो निदेशक मंडल के 24 सदस्य थे, उनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई थी। संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई थी। और जो केंद्रीय विधान परिषद था, उसमें पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व देना आरंभ किया गया था। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसके जो है कि विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को यहाँ पर अलग यहाँ पर कर दिया गया था, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी और वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से साझा करें। इसके अलावा जो आगे के अधिनियम है, जिसमें जो है कि 1858 का अधिनियम आएगा, 1862 का अधिनियम आएगा, 1800 जो है कि उसके बाद जो है कि 92 का अधिनियम आएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम अगले वीडियो के अंकों में बात करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। 1892 का अधिनियम होगा, 1861 का अधिनियम होगा, 1909 का अधिनियम होगा, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1947 का अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है। तो इन अधिनियमों पर अगले वीडियो के अंक में बात करेंगे। और वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो देखने के साथ साथ अपने स्वयं के नोट्स यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, ताकि परीक्षा के दौरान जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं वह आप जो है कि आसानी से इन सारी चीज़ों को रिविजन करते हुए चलें। ठीक है, अपनी भाषा में लिखे हुए नोट्स जो है कि आप अच्छे ढंग से समझ पाते हैं अगर आप वीडियो देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, तो ज़्यादा समय तक सारी चीज़ें जो है कि आपके दिमाग में रहती हैं और आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। तो इसीलिए हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि आप जो है कि अपने स्वयं के बनाए हुए नोट्सों को यहाँ पर पढ़ें और स्वयं के द्वारा बनाए हुए नोट्स अपनी भाषा में लिखें, जिसके चलते आप जो है कि चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। अपने अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।